Hello students, welcome back to the channel and welcome to second episode of Forensic Medicine. आज के पार्ट में हम कवर करेंगे पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत पहचान। मीन्स किसी भी लिविंग या डेड पर्सन की असली पहचान इस्टेब्लिश करना क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिटी। एग्जाम्पल देखें तो कोई भी एक्सीडेंट केस आता है, उसके अंदर डेड बॉडी मिली है, उसकी पहचान करना। अब हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन। Identification means determination of individuality of a person being living or dead. मतलब किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट आइडेंटिटी का पता लगाना। इट इज ऑफ टू टाइप, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन एंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। कंप्लीट मीन्स 100%, 100% श्योर आइडेंटिटी, जैसे कि डीएनए मैचिंग करके फिंगरप्रिंटिंग से। पार्शियल आइडेंटिटी मीन्स जो कि कंप्लीट नहीं है। सो पार्शियल के अंदर क्या आता है? लाइक सिर्फ एज का पता लगाना, सिर्फ जेंडर का पता लगाना या फिर सिर्फ हाइट का पता लगाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या क्या डाटा को यूज करते हैं? 4 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। वन इज एज, सेक्स, स्ट्रेचर एंड रेस। एज मीन्स कितनी एज है उसकी, ये हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? हम उसके टिथ से, बोन से और उसके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर से। सेक्स, इट विल बी द मेल और फीमेल। वो कैसे पता लगाते हैं कि उनकी पेल्विक बोन कैसी है, उनका स्कल कैसा है? डीएनए और क्रोमोसोम से। स्ट्रेचर मीन्स यहाँ पे बात करेंगे हाइट की। ओके, सो बोन की जो लेंथ होती है उससे हम कंप्लीट हाइट का एस्टिमेशन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट आता है हमारे पास रेस। रेस के अंदर पूरे फोरेंसिक क्लासिफिकेशन का हिसाब जो है वो स्कल और फेशियल फीचर्स से रेस एस्टिमेट की जाती है। मीन्स जो जाति है उसकी, वो उसके स्कल से और उसके जो फेशियल फीचर्स हैं उससे एस्टिमेट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक मेथड्स। अब फोरेंसिक मेथड में हमारे पास आता है ऑस्टियोलॉजी, मीन्स बोन की स्टडी करेंगे और फिर हम पता लगाते हैं कि कौन सी एज है, कौन सा सेक्स और कितनी हाइट है। ऑडेंटोलॉजी, ऑडेंटो जो वर्ड है वो रिलेटेड है टिथ के साथ। सो ऑडेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिथ। अब हम टिथ से पता लगा सकते हैं। और ट्राइकोलॉजी मीन्स ट्राइको वर्ड रिलेटेड टू हेयर, सो हम हेयर की स्टडी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट्स। देखो डाटा हमने जो यूज किया, कुछ बेसिक पैरामीटर्स यूज किए, फोरेंसिक मेथड को यूज किया। अब हम यूज करें प्रिंट्स को। प्रिंट्स कौन से? फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लिप प्रिंट्स। लिप प्रिंट्स को हम क्या बोलते हैं? चीलियोस्कोपी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, और पैलेटो प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स। पैलेटो मीन्स जो आपके पैलेट है उसके प्रिंट से। अदर फीचर्स वी हैव द टैटू मार्क्स और डिफॉर्मिटीज, मोल्स, स्कार्स और द बर्थ मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई? क्रिमिनल केसेस के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो सिविल केसेस हैं उसके अंदर इंश्योरेंस, पेंशन, मैरिज डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी, वो भी सिविल केसेस में ही आते हैं। और क्रिमिनल केस लाइक मर्डर, रेप, असॉल्ट के केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज एस्टिमेशन। एज एस्टिमेशन, एज एस्टिमेशन के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वी हैव द टिथ, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि ओडेंटोलॉजी जो होता है वो टिथ की स्टडी होती है। सो मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन में हमारे पास एक पॉइंट आता है टिथ। सेकेंड वी हैव ऑसिफिकेशन सेंटर। थर्ड वी हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फोर्थ वी हैव द एज रिलेटेड चेंजेस। लाइक जो पर्टिकुलर एज है उसमें मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंट्रा यूटेराइन एज एस्टिमेशन। इंट्रा यूटेराइन मीन्स जो जब तक बेबी यूट्रस के अंदर है, सो उसकी एज का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट से, रूल ऑफ हेज से। रूल ऑफ एज मीन्स फर्स्ट 5 मंथ का जो एस्टिमेशन है एज का, वो हम कैसे करते हैं? रूल ऑफ एज बेसिकली फीचर्स का एज निकालने का रूल होता है, और इसमें हम करते हैं कि जो एज है जो मंथ्स में लेंगे, रूट ऑफ क्राउन हील लेंथ मीन्स जो क्राउन वाला पार्ट है
और उसकी जो हील वाली पार्ट है, जो पैरों के पार्ट है, उन दोनों की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मानो ये 16 सेंटीमीटर है हमारे पास, सो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रूट ऑफ 16। अब आपने तो ये नीट में काफी ज्यादा किया है, तो कितना होगा? 4 मंथ्स। ओके, लास्ट 5 मंथ का कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट 5 मंथ के अंदर जो हमारी एज है वो क्राउन हील लेंथ डिवाइडेड बाय 5। अब मानो ये जो लेंथ है हमारे पास ये 45 है, 45 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 9। सो फीटस कितने मंथ का रहेगा? 9 मंथ का। ओके, समझे? नेक्स्ट हमारे पास आता है फीटल डेवलपमेंट। अब फीटल डेवलपमेंट आपने जब गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि पढ़ी थी तब आपने श्लोक से याद किए होंगे, उन श्लोका के बेसिस पे हम इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। 4th मंथ के अंदर 6 कैन बी आइडेंटिफाइड। 4th मंथ में हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट विल बी द मेल और द फीमेल। 5th मंथ के अंदर जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर्स होता है। ओके, याद रखना है। कैसे लर्न करेंगे? 4th के अंदर तो हम मेल, 4th के अंदर क्या होता है? 2 into 2 होता है, तो मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, 2 का पेयर। ओके, अब 5th मंथ के अंदर क्या होता है कि 5th मंथ के अंदर 5 5 25। अब 5 into 5 ऐसे लर्न करेंगे, 5 5 25। अब उसकी लेंथ कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर्स। सी, अब 7th मंथ के अंदर, 7th मंथ में क्या करेगा? वो आंखें खोलेगा, वो दुनिया को देखना चाहेगा लेकिन देख नहीं पाएगा। ओके, ऐसे फनी तरीके से हम लर्न करने की कोशिश करेंगे कि 7th मंथ में वो अपनी आंखें खोलेगा, मतलब आईलिड्स ओपन होगी उसकी। 9th मंथ, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मतलब फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। ओके, उसकी लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर्स। 9 5 45। ओके, 10th मंथ में क्या होता है? फुल टर्म डेवलपमेंट हो चुका है उसका और लेंथ जा चुकी है 50 सेंटीमीटर तक और हेड सर्कमफ्रेंस 33 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लोजर ऑफ फॉन्टेल। सो हमारे पास 3 फॉन्टेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल। सो हमारे पास 3 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर, एंटेरोलैटरल एंड द पोस्टेरोलैटरल फॉन्टेनल और एंटीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर, एंटीरियर और एंटेरोलैटरल एंड पोस्टेरोलैटरल। अब जो पोस्टीरियर साइड में है, जो पीछे की साइड जो फॉन्टेनल प्रेजेंट है, वो 1 से 3 मंथ के अंदर उसका क्लोजर हो जाता है। मीन्स वहां से कोई भी आपको लाइन नहीं दिखेगी, बंद हो जाता है पूरा, उसकी सुचरिंग हो जाती है। एंटेरोलैटरल जो लेटरल साइड में है और जो पोस्टेरोलैटरल जो पीछे की साइड में प्रेजेंट है, वो हमारे पास 3 to 6 मंथ में क्लोजर होता है उसका। और एंटीरियर फॉन्टेनल जो है हमारे पास वो 18 से लेके 24 मंथ तक उसका क्लोजर होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल को हम बेजेमा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है डेंटेशन। टाइप ऑफ डेंटेशन। आपको पहले से पता है कि डेंटेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, परमानेंट, टेम्परेरी एंड मिक्स। सो टेम्परेरी जो होते हैं हमारे पास वो मिल्क टीथ होते हैं जो कि 20 नंबर होते हैं और डेंटल फॉर्मूला कितना होता है? 2102 अपॉन में 2102। परमानेंट टीथ जो है हमारे पास 32 होते हैं और जो थर्ड मोलर होता है वो कब आता है आपको? वो कब इरप्ट होता है, कब आपको दिखाई देता है? 17 to 25 की ईयर तक। ओके, नेक्स्ट वी हैव गुस्ताफसन्स मेथड। सो गुस्ताफसन्स मेथड के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? लाइक एज इज एस्टिमेटेड फ्रॉम डीजेनरेटिव चेंजेस इन द टिथ। जो एज है अडल्ट की वो है, हम एस्टिमेट करते हैं कि टिथ के जो वियर एंड टीयर कैपेसिटी है वो कैसी है। ओके, इसके अंदर एक आता है हमारे पास एट्रीशन, सेकेंडरी डेंटाइन, सीमेंटम डिपोजिशन, रूट रिजॉर्प्शन एंड रूट ट्रांसपेरेंसी। सो ये मेथड हम 25 से लेके 60 ईयर्स के अडल्ट में सब में यूजफुल मानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ। अब जो मिल्क टीथ है ये इंपॉर्टेंट है। मिडल इंसिजर का जो इरप्शन है वो हमारे पास 5 to 6 मंथ। अब देखो 12 महीने होते हैं हमारे एक साल के अंदर। अब 12 महीने का जो मिडल होता है वो कितना होता है? आप 5-6 महीने मिडल लगा सकते हो। 12 का हाफ कितना होता है? 6 होता है, तो 5-6 आप एस्टिमेट लगा सकते हो। सो मिडल जो इंसिजर है, मध्यम इंसिजर का इरप्शन कब होता है? 5 से 6 महीने में वो आपको देखने को मिलता है। अब लेटरल है, अब 5 से 6 के साइड में आप साइड में चलोगे तो 4 3 2 1 आएगा, इधर चलोगे तो 7 8 आएगा। तो लेटरल है तो आप फॉरवर्ड में लेटरल लर्न करेंगे। कैसे?
7-8 मंथ। ओके, अब जो फर्स्ट मोलर है, अब हम क्या है इंसीजर से मोलर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मोलर आ गया, अब 6-8 महीने हो गए, अब 8 के बाद में क्या आएगा, 1 साल हो गया। ओके, 6-8 के बाद में आएगा 12 महीने। ओके, देखो 6 के बाद में आया 8, 8 के बाद में आया 12 महीने। अब कैनाइन 1.5 ईयर्स और सेकेंड मोलर 2 से 2.5 ईयर्स। ओके, फर्स्ट मोलर हमारा कब दिखने को मिलता है, ये था मिल्क टीथ, मतलब टेम्परेरी डेंटेशन के अंदर। अब हमारे पास परमानेंट, अब हमने क्या लर्न, जो फर्स्ट मोलर है वो 6 to 7 ईयर्स के अंदर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 to 7 ईयर के अंदर, जब बच्चा 6-7 साल का होता है तब उसके अंदर फर्स्ट मोलर निकलता है। सेंट्रल इंसीजर्स जो है वो 7 से 8 साल के अंदर, जो यहाँ पे महीने वाला कैलकुलेशन था वो यहाँ पे सालों के अंदर आ चुका है। ओके, सो लेटरल इंसीजर जो है वो 8 से 9 साल के अंदर, और फर्स्ट प्री मोलर 9 से 10, सेकेंड प्री मोलर 10 से 11, कैनाइन 11 से 12, सेकेंड मोलर 12 से 14 और थर्ड मोलर 17 से 25। मिक्स डेंटेशन, मिक्स मीन्स विद इरप्शन ऑफ फर्स्ट मोलर। मिक्स डेंटेशन कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स विद द इरप्शन ऑफ फर्स्ट मोलर। जब फर्स्ट मोलर आ जाता है तब उसे मिक्स डेंटेशन बोलते हैं। और मिक्स डेंटेशन मतलब आपके अंदर मिल्क टीथ भी प्रेजेंट है और परमानेंट टीथ भी आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं। 6 से 11 साल का पीरियड रहता है और ये एक्सटेंड कर सकता है 12 से 13 महीने तक भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीस आइडेंटिफिकेशन। रीस आइडेंटिफिकेशन मीन्स वो कौन सी जाति से है। जैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट वी हैव रेस आइडेंटिफिकेशन। अब वो कौन सी जाति से है, उसकी क्या रेस है। सो हमारे पास मेजर तीन रेसेस प्रेजेंट हैं, कोकेसॉइड्स, वाइट पीपल, मोंगेलॉइड्स एंड निग्रोइड्स। सो कोकेसॉइड्स जो है वाइट पीपल होते हैं, मोंगेलॉइड्स जो गेरुआ रंग जिसमें हम बोलते हैं इंडियंस के अंदर, और निग्रोइड्स वी हैव द ब्लैक। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन जनरल फीचर्स हैं कुछ, और इनका स्कल का फॉर्मेशन कैसे है और डेंटेशन कैसे है। सिफेलिक इंडेक्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वी हैव रेस आइडेंटिफिकेशन। हमारे पास मेजर 3 रेसेस प्रेजेंट है, कोकेसॉइड्स, वाइट पीपल, मोंगेलॉइड्स लाइक इंडियंस एंड निग्रोइड्स। आइडेंटिफाइड बाय द जनरल फीचर, उनके जनरल फीचर, फेशियल फीचर कैसे हैं, उनका स्कल कैसा है और डेंटेशन कैसा है। सिफेलिक इंडेक्स की जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द स्कल, जो मैक्सिमम विड्थ है स्कल की अपॉन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्कल। जो स्कल की लेंथ है वो कितनी है, ओके, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, इनटू 100, मैक्सिमम विड्थ अपॉन में मैक्सिमम लेंथ। डोलिकोसिफेलिक जो होता है वो हमारे पास 70 to 75% लॉन्ग हेड होता है। डोलिकोसिफेलिक क्या होता है, 70 to 75% लॉन्ग हेड। ब्रेकिसिफेलिक हमारे पास 75 to 80% मीडियम साइज हेड। एंड मीजोसिफेलिक, मीजो वी हैव द 80 to 85% शॉर्ट हेड। सी, ये क्या है आपके पास, लॉन्ग हेड है और ये मीडियम साइज हेड है और ये क्या है, शॉर्ट हेड है। सो डोलिकोसिफेलिक लॉन्ग हेड, brachiocephalic, that is the medium size head, and the meso is the short। MS से लर्न करेंगे, मीजो जो है, मीजो एस आ रहा है तो ये शॉर्ट हेड होता है 80 to 85%। और ब्रैकियोसेफेलिक के अंदर जो सिफेलिक इंडेक्स होता है 75 to 80% होता है, और MB से लर्न करेंगे। ओके, डोलिकोस DL आ रहा है तो ये क्या है, हमारे पास लॉन्ग हेड है। रेस फ्रॉम डेंटेशन, हार्ड पैलेट, इंसिजर्स शेप। सो हार्ड पैलेट के अंदर जो कोकेशियंस हैं उनके अंदर वी शेप, जो वाइट पीपल है उनके अंदर जो पैलेट है वो वी शेप का दिखेगा आपको, और जो मोंगेलियंस हैं उनके अंदर राउंड शेप का ओ आ रहा है, मोंगेलोन्स तो राउंड होते हैं। नीग्रोइड्स के अंदर क्या होता है, यू शेप का होता है। जो इंसिजर की शेप है वो कोकेसॉइड्स के अंदर हमारे पास चीजल शेप, छेनीनुमा स्ट्रक्चर के दिखेगा, और जो मोंगेलोन्स है उसके अंदर शोवेल शेप दिखेगा। सेरेबेली कस्प क्या होता है, कस्प क्या होता है, एक ढाल लाइक स्ट्रक्चर। सो कस्प इज बेसिकली कवर ही तो होता है, वो एक्स्ट्रा कस्प प्रेजेंट होता है 5th मोलर के अंदर, उसे सेरेबेली कस्प बोलते हैं। टेलोन कस्प, नेल लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इंसिजर। टेलोन कस्प क्या होता है, जो नेल लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है इंसिजर के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव बोइड्स मेथड। बोइड्स मेथड के अंदर क्या होता है, ये एज एस्टिमेशन का एक मेथड होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो टीथ का जो डेंटाइन मटेरियल है और जो सीमेंटम मटेरियल है, उन दोनों के बीच में
एक लाइन बनती है, इंक्रीमेंटल लाइन मीन्स जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ की लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। सो उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि क्या एज है पर्सन की। रूट ट्रांसपेरेंसी इज मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया। रूट ट्रांसपेरेंसी एक एज एस्टिमेशन का मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया है, और जो बोइड्स मेथड है वो किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीमेंटल लाइन पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी। फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन डेड बॉडीज। फोरेंसिक के अंदर हम क्या करते हैं कि डेड बॉडी के जो अननोन डेड बॉडी होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लंट, मल्टीलेटेड एंड डीकम्पोज्ड बॉडी। जो हमारे पास ब्लंट बॉडी होती है, जो जली हुई बॉडी है, डीकम्पोज्ड बॉडी है, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एज एस्टिमेशन बाय इरप्शन ऑफ टीथ। हम टीथ के इरप्शन से मीन्स दांत कितने टाइम में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उससे एज को एस्टिमेट करते हैं। रेस, ऑक्यूपेशन और सेक्स से आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल बाय बाइट मार्क। क्रिमिनल को बाइट मार्क से पहचानते हैं। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, लाइक लेड पॉइजनिंग कोजेज ब्लूइश जिंजिवल लाइंस। लेड पॉइजनिंग में आपको ब्लू गम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन बाइट मार्क। ह्यूमन बाइट मार्क मीन्स बाइट मार्क्स आर द सेमी सर्कुलर और क्रिसेंट शेप्ड। जो ह्यूमन बाइट मार्क होते हैं आप देख सकते हो, ये सेमी सर्कुलर है या फिर क्रिसेंट जो चांदनुमा स्ट्रक्चर है वैसे हैं। सो मेनली प्रोड्यूस बाय द इंसिजर्स एंड द कैनाइन। अब आपको पता है बाइट मार्क जो मेनली प्रोड्यूस होते हैं वो इंसिजर और कैनाइन टीथ की वजह से होते हैं। ये किस किस में देखने को मिल सकते हैं, असोल्ट में, सेक्सुअल ऑफेंस में, या फिर चाइल्ड अब्यूज के केस में देखने को मिल सकते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम उनका फोटोग्राफ ले लेंगे या फिर उसका इंप्रेशन प्रिपेयर कर लेंगे ट्रांसपेरेंट पेपर पे, या फिर जो वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट है उसका सैंपल लेके हम उससे डीएनए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेथड क्या है, 3D स्कैनिंग और द लेजर इमेजिंग और बाइट मैप इमेजिंग। ओके, ये हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओसिफिकेशन सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द एज एस्टिमेशन। ओसिफिकेशन सेंटर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, बेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, रेडियोलॉजिकल एस्टिमेशन ऑफ बोन्स हेल्प इन द एज एस्टिमेशन। इसके अंदर हम रेडियोलॉजिकल लाइक जो एक्सरे है उससे ओसिफिकेशन को देखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि भाई इसकी एज कितनी है। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई। क्लेविकल पहली बोन होती है जिसका ओसिफिकेशन होता है। वो कब होता है, 5th to 6th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। क्लेविकल, देखो क्लेविकल क्या है, अकेली हॉरिजॉन्टल बोन है बॉडी की, है ना, पतली सी बोन होती है, एस शेप, एफ शेप ऐसी बोन होती है। सो आप ऐसे लर्न करेंगे कि क्लेविकल का सबसे पहले ओसिफिकेशन होता है बॉडी के अंदर। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर बाय द 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। जो प्राइमरी ओसिफिकेशन होता है फीटस का वो 3rd मंथ में स्टार्ट होता है, प्राइमरी ओसिफिकेशन। ओके, एट बर्थ देयर आर अबाउट 450 ओसिफिकेशन सेंटर। बर्थ के टाइम पे 450 ओसिफिकेशन सेंटर्स जहां से बोन ओसिफाई हो रही है, बन रही है, प्रेजेंट होते हैं। क्लोजर ऑफ स्कल सूचर्स। बेसल सूचर जो है वो फीमेल्स के अंदर 18 से 22 की उम्र में क्लोज होता है, और जो हमारे पास मेल्स के अंदर है वो 19 से 24 में। सजाइटल सूचर पोस्टीरियर 1/3 3 है, सो 30 to 40। एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 30 to 40, पोस्टीरियर बाद में एंटीरियर आएगा 40 to 50, फिर आएगा हमारे पास मिडिल 50 to 60। कोरोनल सूचर लोअर हाफ और अपर हाफ में, लोअर हाफ हमारे पास 40 to 50 और अपर हाफ में 50 to 60। लैम्बॉइड सूचर लोअर अपर जो है हमारे पास वो 50 to 60 और लोअर 60 to 70। टेम्पोरल सूचर वी हैव द 80 years एंड मेटोपिक सूचर वी हैव द 2 to 8 years। उसके बाद में हमारे पास आता है अपीयरेंस एंड फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स। बोन की फ्यूजन से एज एस्टिमेट होती है इसके अंदर। ओके, सो जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्यूजन जो है अपीयर होता है। अपीयरेंस कब होता है उसका, 1 to 6 ईयर में। फ्यूजन होता है 16 to 18 में। एक्रोमियल एंड अपीयरेंस 14 years, फ्यूजन 17 to 18 years। कोरेकॉइड प्रोसेस अपीयरेंस 10 years एंड फ्यूजन 16 years। एल्बो जॉइंट लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस 14 to 17। अब एल्बो के अंदर सब का जो फ्यूजन है वो हमारे पास 14 to 17 में ही प्रेजेंट है। रिस्ट जॉइंट, अब एल्बो से नीचे आएंगे। एल्बो से नीचे क्या होती है आपके, रिस्ट होती है। तो रिस्ट जो होती है वो 17 के बाद में, मतलब 16 से 18 के बीच में। पेल्विस वी हैव द
iliac crust 18 years, and the ischial tuberosity 19 years in the female and the 21 years in the male. फीमेल कब होती है? 15 to 17 years में. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टर्नम एंड सैक्रम. ये है हमारे पास स्टर्नम, ये बोन प्रेजेंट है हमारे पास सैक्रम. सी जीफी स्टर्नम फ्यूजेस विद बॉडी एट 40 ईयर्स. जो जीफी स्टर्नम वाला पार्ट है वो बॉडी के साथ में, ये क्या है इसका बॉडी वाला पार्ट है स्टर्नम का, वो कब फ्यूज होता है? 40 साल की उम्र में. मैन्यूब्रियम फ्यूजेस आफ्टर 50 ईयर्स. जो मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है वो 50 ईयर्स के बाद में फ्यूज होता है. थायरॉइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन ओसिफाई बिटवीन 35 टू 45 ईयर्स. जो थायरॉइड कार्टिलेज और जो हायोइड बोन है उसका ओसिफिकेशन होता है 35 टू 45 ईयर्स के अंदर. और सैक्रम फ्यूजन कंप्लीट, जो सैक्रम है हमारे पास, जो सैक्रम है उसका फ्यूजन कब कंप्लीट होता है? 20 टू 25 ईयर्स में. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस चेंजेस. बेस्ट क्राइटेरिया ड्यूरिंग 3rd to 5th डिकेड. मीन्स ये हमारे पास 30 से 50 के जो अडल्ट हैं उनका एज एस्टिमेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस की शेप जो है वो चेंज होती रहती है. 20 ईयर्स, 25 to 30, 35 to 40, 45 to 10, 55, 55 to 65, सब में 10 ईयर्स का गैप है. सो 20 में बिलोविंग शेप, बिलोविंग अपीयर. ओके. और 25 to 35 में ये जो सरफेस है ये ग्रैनुलर होनी स्टार्ट हो जाती है, ग्रेन्स लाइक. 35 to 40 में लिपिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है. और 45 to 50 के अंदर मार्जिन्स जो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं. 55 to 60 के अंदर ग्रैनुलिटी प्रोमिनेंट. जो ग्रेन्स बने थे हमारे पास 25 to 35 में, अब एज हो चुकी है उसकी 55-65 पर, अब जो ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं. एज चेंजेस इन द मैंडिबल. मैंडिबल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो चाइल्ड होता है उसकी जो मैंडिबल होती है वो शैलो होती है, अडल्ट की थिक एंड लॉन्ग हो जाती है. और ओल्ड एज के अंदर वापस से बोलते हैं ना कि काफ़ी उम्र हो चुकी है, बच्चे जैसे हरकतें फिर से स्टार्ट हो गई तो फिर से वो शैलो हो जाती है. मेंटल फोरामिन नियर मार्जिन. ये जो मेंटल फोरामिन होता है ये मार्जिन के पास में प्रेजेंट रहता है, बट मेंटल फोरामिन जो है वो यहाँ पे मार्जिन से, मेंटल फोरामिन लाइज मिड अवे. और मेंटल फोरामिन नियर द एल्वेलर मार्जिन, जो हमारी जो टीथ की जो लाइनिंग है उसके नियर में प्रेजेंट हो जाता है. रैमस फॉर्म एंड ऑब्ट्यूस एंगल. ये जो रैमस होता है इसके अंदर क्या होता है? एक रैमस होता है, बॉडी होता है, तो रैमस क्या बनाता है? ऑब्ट्यूस एंगल. और कॉन्डेलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट्स अबो द कोरेनॉइड. कॉन्डेलॉइड प्रोसेस बेंड्स बैकवर्ड. ये सारी प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में. नाउ वी हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल्स एंड फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं. मेल्स के अंदर फर्स्ट साइन जो होता है वो गोनाज 13 ईयर्स, मीन्स जो गोनाज का एनलार्जमेंट होता है वो 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है. फीमेल्स के अंदर थैलार्ज जो 11 से 13 की उम्र में, थैलार्ज मीन्स जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, क्या होता है ये? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वो 11 से 13 की उम्र में स्टार्ट होता है. उसके बाद में गोनाज के बाद में प्यूबिक हेयर अपीयरेंस, देन पेनिस एनलार्जेस एंड एक्सिलरी हेयर्स 15 ईयर्स की एज में आते हैं. फेशियल और वॉइस चेंज हो 16 ईयर्स में. यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स अपीयर आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद में ही, मीन्स जैसे ही थैलार्ज स्टार्ट हुआ उसके बाद में आपको प्यूबिक हेयर देखने को मिलेंगे. एक्सिलरी हेयर्स जो है वो दोनों में सेम आते हैं 15 साल की उम्र में. और मेनार्च मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट है वो 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है. अब एज रिलेटेड चेंजेस. एज रिलेटेड चेंजेस में क्या आता है? ग्रेइंग ऑफ हेयर बिगिन अराउंड 40 ईयर्स. मीन्स सफेद बाल होना कब स्टार्ट होता है? नियर अबाउट 40 ईयर्स. और बाल्डनेस मीन्स जो गंजापन है वो भी स्टार्ट हो सकता है. एट दिस स्नाइल अपीयरेंस मीन्स आई के कॉर्निया के अराउंड व्हाइट रिंग, आई के कॉर्निया के अराउंड व्हाइट रिंग भी आपको देखने को मिल सकती है. और प्यूबिक हेयर ग्रेइंग 50 से 55 साल की उम्र में प्यूबिक हेयर का ग्रेइंग स्टार्ट हो जाता है. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है एज की? देखो, सबसे पहले आता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू IPC 82. कितना IPC? 82. ओके. चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल. कोई भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसकी कुछ भी. अकॉर्डिंग टू IPC 83, चाइल्ड बिटवीन 7 to 12, बच्चा कितनी उम्र का? 7 से 12 साल का, वो रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है उस एक्ट को. तो मतलब उसे
नॉलेज है तभी उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। कंसेंट अकॉर्डिंग टू 89 IPC, child below 12 years and mentally ill person cannot give a valid consent। जो बच्चा 12 साल से कम का है, जो मेंटली इल पर्सन है, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है। और अकॉर्डिंग टू 87 IPC, पर्सन अबव 18 ईयर्स कैन गिव द कंसेंट फॉर द रिस्की एक्ट। और 18 साल से ऊपर का बच्चा भी कंसेंट दे सकता है कोई भी रिस्की एक्ट के लिए भी। अकॉर्डिंग टू 88 IPC, एक्ट डन इन गुड फेथ विद द वैलिड कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। मीन्स 88 के अकॉर्डिंग, अब हम सीरीज से याद करेंगे। 88 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई भलाई के लिए कुछ काम किया जा सकता है, किया जा रहा है, कोई वैलिड कंसेंट दिया जा रहा है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। ओके, गुड फेथ में वैलिड कंसेंट के साथ किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं होता है। अब कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले हम करेंगे 87 की बात। 87 के अंदर क्या हुआ भाई? 87 के अंदर क्या हुआ कि आदमी, पर्सन जो है 18 साल का हो चुका है और वो कोई भी रिस्की कंसेंट के लिए 18 साल के होते क्या होता है कि भाई अब मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं दुनिया को इधर उधर कर दूंगा। तो 87 के अंदर, ओके, 87 IPC के अंदर वो रिस्की एक्ट के लिए कुछ भी कंसेंट दे सकता है। अब 88 के अंदर, अब 87 के अंदर वो 18 साल का था, वो 88 के अंदर मानो 19 साल का हो गया। अब कोई यूँ कह रहा है कि मतलब तेरी भलाई का ही काम है, लेकिन कुछ भी तेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है, तो बोलेगा चलो चलो कोई बात नहीं। अब 88 87 हुआ, मतलब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा वाली रिस्की एक्ट आ गया। 88 के अंदर क्या हुआ कि भाई तेरे भलाई का ही काम है। 88 में उसने भलाई कर दी। 89 में क्या हुआ कि वो हो गया मेंटल। अब मेंटल हो गया और उसकी उम्र भी कम होने लग गई, रिवर्स एजिंग हो रही है, तो वो कोई भी वैलिड कंसेंट नहीं देगा। अब हमारे पास आता है 82। 82 के अंदर क्या होता है कि 7 साल से नीचे के बच्चे के अंदर मतलब कोई भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और 83 मतलब 1 साल बाद के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई वो 7 साल से बड़ा हो चुका है 1 साल बाद, मतलब वो 7 से 12 साल का है, तो भाई अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जुडिशियल पनिशमेंट क्या होता है? जुडिशियल पनिशमेंट इज द अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर मीन्स जो 18 साल से कम है उन्हें क्या मानते हैं हम? जुवेनाइल मानते हैं। ओके, सो a juvenile person is below 18 years, juvenile may sent to the juvenile home। आपने मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा कि जुवेनाइल्स को जुवेनाइल होम भेजा जाता है अगर उनसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है। तो रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद ए गर्ल बिलो 15 ईयर्स। 15 साल से नीचे में हम क्या बोलेंगे? रेप बोलेंगे। इवन इफ शी इज हिज वाइफ और एनी अदर गर्ल अंडर 18 ईयर्स इवन विद हर कंसेंट। अगर वो 18 साल से कम है, अगर वो चाहे उसकी वाइफ है या फिर कोई भी और लड़की है, लेकिन वो 18 साल से कम है, बिना कंसेंट के हम उसे रेप ही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन IPC 375 एंड अमेंडमेंट एक्ट इज द 2013। किडनैपिंग, बहुत सारी IPCs आ रही है, सो आपको सारी लर्न करनी है। और किडनैपिंग के अंदर क्या होता है? 369 अकॉर्डिंग टू IPC 369, ऑफेंस टू किडनैप ए माइनर फॉर थीप इफ एज इज बिलो 10 ईयर्स। मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि 10 साल से कम के उम्र के चाइल्ड को थेफ्ट के पर्पज से किडनैप करना ऑफेंस होता है, चोरी के पर्पज से। ओके, अकॉर्डिंग टू 361 और 363 IPC, ऑफेंस टू किडनैप ए माइनर फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। मीन्स लॉफुल गार्डियनशिप से माइनर को ले जाना किडनैपिंग है, अगर वो लड़का है 16 साल से कम उम्र का और जो लड़की है वो 18 साल से कम उम्र की। ये किडनैपिंग के अंदर आया। फिर हमने पढ़ा इसमें जुडिशियल पनिशमेंट एंड रेप। नाउ वी हैव टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपने 12th क्लास में ही पढ़ा है, फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एक फीमेल डिसऑर्डर है, न कि मेल डिसऑर्डर है। ओके, फीमेल डिसऑर्डर होता है, फीमेल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न जो है 45 नंबर में क्रोमोसोम मिलेंगे और जो फीमेल के अंदर डबल एक्स प्रेजेंट होता है वहां पे XO प्रेजेंट होगा। ओके, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स मीन्स उसकी फीमेल की जो हाइट है वो काफी कम देखने को मिलेगी। वेब्ड नेक, उसकी नेक है वो वेब मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। मीन्स गर्दन की दोनों तरफ उसके जो स्किन के फोल्ड है वो प्रेजेंट होंगे। शील्ड शेप चेस्ट, उसकी चेस्ट जो होगी वो शील्ड शेप होगी। पुअरली ब्रेस्ट डेवलप, और उसकी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो पुअर होगा। रूडिमेंट्री ओवरीज और द नो मेंस्ट्रुएशन, एनेमिनोरिया एंड शॉर्टन्ड मेटाकार्पल बोन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लेनफेंटर। क्लेनफेंटर जो होता है हमारे पास वो मेल का डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जिसमें 47 डबल XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये टॉल होता है, मीन्स इसकी हाइट काफी होती है। इसके जो
बॉडी के जो हेयर हैं और जो फेशियल हेयर हैं वो दोनों ही आपको कम देखने को मिलते हैं, और बियर्ड की ग्रोथ भी कम होती है। गायनेकोमेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, स्मॉल टेस्टिस एंड टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिस का साइज कम देखने को मिलेगा। अंडर डेवलप्ड मेल जेनाइटेलिया, और मेल जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट भी कम होता है। सो इनफर्टिलिटी कॉमन है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्यूरेसी ऑफ बोन। बोन अगर हम ले पेल्विस और स्कल, तो हम 98% तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा, ये मेल है कि फीमेल है। अगर एंटायर स्कल लिया, उसमें 95% तक एक्यूरेसी रहती है। मैंडिबल बोन से 80% तक, पेल्विस प्लस में लॉन्ग बोन 95%, और एंटायर स्केलेटल से हम 100% आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से लर्न करेंगे। मेल और फीमेल पेल्विस के अंदर डिफरेंस, फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस। सी, जो फीमेल पेल्विस है वो पेल्विक इनलेट जो है उसका ओवल और राउंड मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? ओवल और राउंड। लेकिन मेल के अंदर कैसा होता है? वो हार्ट शेप का होता है। मेल के अंदर कैसा होता है? हार्ट शेप का। ओके, और प्यूबिक एंगल अगर ओवल और राउंड है तो प्यूबिक एंगल जो है वो मोर देन 80 डिग्री, और यहाँ पे सब प्यूबिक जो एंगल है वो 50 to 60 डिग्री। पेल्विस जो होता है वो शैलो और वाइड होता है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देना होता है। सो जो पेल्विस है वो कैसा मिलेगा? शैलो और वाइड। और मेल्स के अंदर आपको कैसा देखने को मिलेगा? डीप एंड नैरो। ग्रेटर शियाटिक नोच, ग्रेटर शियाटिक नोच यहाँ पे कैसी होती है? वाइड होती है, और यहाँ पे ग्रेटर शियाटिक नोच क्या होती है? नैरो होती है। यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी भी आपको स्मॉल देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी जो है वो आपको लार्ज देखने को मिलती है। ओके, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि एंगल कितना है, मोर देन 80 डिग्री फीमेल के अंदर, और फीमेल का एंगल अगर वाइड है तो पेल्विस जो होगा शैलो और वाइड होगा, उसकी ग्रेटर शियाटिक नोच भी वाइड होगी, लेकिन एसिटाबुलम कैविटी कैसी होगी? स्मॉल होगी। वही बात करें मेल पेल्विस की, तो पेल्विस इनलेट हार्ट शेप होगा, प्यूबिक एंगल कम होगा, पेल्विस जो है डीप और नैरो होगा, और ग्रेटर शियाटिक नोच नैरो होगी, एसिटाबुलम कैविटी होगी वो लार्ज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल और फीमेल स्कल के अंदर जो डिफरेंसेस है। सी, मेल्स का स्कल आप देखेंगे तो वो लार्ज और हैवियर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल्स का फेस भी आपको स्मॉल और लाइटर देखने को मिलता है, तो वैसे ही स्कल होता है। मेल्स के अंदर जो प्रोमिनेंट ग्लैबेला एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, देखो ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस है और जो ग्लैबिला है वो क्या होते हैं? प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? अपने आईब्रोज को बनवाते हैं, अपने बिंदी लगाते हैं, है ना। फोरहेड, फोरहेड जो होता है वो स्लोपिंग फोरहेड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे फोरहेड जो होता है मोर वर्टिकल। और लार्ज मैंडिबल, मेल्स का क्या होता है? जो लाइन अच्छी होती है ना, तो वो क्या होता है? मैंडिबल लार्ज होता है, और फीमेल्स के अंदर मैंडिबल कैसी होती है? स्मॉल होती है। प्रोमिनेंट मेस्टोइड प्रोसेस, मेल्स के अंदर मेस्टोइड प्रोसेस कैसी होती है? प्रोमिनेंट होती है, बट फीमेल्स के अंदर मेस्टोइड प्रोसेस कैसी होती है? लेस प्रोमिनेंट होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंसेस इन मैंडिबल। ये है हमारे स्कल के डिफरेंसेस। मैंडिबल में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? मेल का जो मैंडिबल है हमने बात की लार्ज होती है, एंगल जो होता है वो इवर्टेड होता है, चिन क्वाड्रिलेटरल होती है, जो कोंडाइल्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं। ओके, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? मैंडिबल स्मॉल होती है, एंगल हमारे पास इन्वर्टेड होते हैं, ये इवर्टेड होते हैं, ये इन्वर्टेड होते हैं, चिन राउंड चिन होती है, और कोंडाइल्स कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। फीमेल के लिए आप FIR से लर्न कर सकते हो, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से, इन्वर्टेड राउंडेड मैंडिबल। टैटू मार्क्स, सो टैटू मार्क्स आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंड द डेड पर्सन। देखो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन का होगा तो पर्टिकुलर रिलीजन के टैटू बनवाएगा, और उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट होगा वैसे टैटू बनवाएगा। सो उसी के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन। और टैटू कैसे बनते हैं? कोई कोई डाई होता है उसे स्किन के अंदर इंसर्ट करके। अब कॉमन पिगमेंट कौन से होते हैं? कार्बन ब्लैक, सिनेबार रेड, कार्बन से ब्लैक कलर का, सिनेबार रेड, क्रोम ऑक्साइड ग्रीन, एंड प्रूशियन ब्लू ब्लू। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक स्टेटस। हेयर आइडेंटिफिकेशन, ट्राइकोलॉजी, ये मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हेयर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड द ट्राइकोलॉजी। हेयर की 3 लेयर होती है हमारे पास, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला आपने हर किसी के अंदर देखी होगी, ऐसे हमने हेयर के अंदर लर्न करनी है। एक होती है क्यूटिकल, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। फाइबर यूजुअली लेक मेडुला, फाइबर के अंदर क्या नहीं होता? मेडुला नहीं होता। प्यूबिक हेयर एग्जामिनेशन हेल्प्स इन केस ऑफ रेप, जो रेप होते हैं उनके केसेस में हम क्या करते हैं? प्यूबिक हेयर का एग्जामिनेशन करते हैं। ओके,
नेक्स्ट वी हैव द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर। अब हेयर की क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होती है? हेयर में बी फाउंड ऑन द वेपन और द क्राइम सीन। आपने देखा होगा जब आप सीआईडी वगैरह देखते हो या फिर कोई क्रिमिनल सीरीज देखते हो, सो उसके अंदर आप देखते हो कोई वेपन मिल गया या फिर क्राइम सीन है, वहाँ पे आपको हेयर देखने को मिलेगा वहाँ पे। वो सेक्स डिटर्मिनेशन भी करा सकता है और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो ह्यूमन का हेयर है या फिर एनिमल का हेयर है। डीएनए एनालिसिस, पॉइजनिंग के केस में, हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी तरीके से, जैसे कि आर्सेनिक के केस में आपको देखने को मिलेगा ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट हिट एंड रन केस, ब्लड, सीमन, सलाइवा स्टेन ऑन द हेयर कैन बी एग्जामिन्ड। जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी क्राइम सीन है वहाँ पे एनिमल का और ह्यूमन का हेयर, दोनों का हेयर मिल सकता है, तो उन दोनों के बेसिक फीचर्स जान लेते हैं जो डिफरेंसेस हैं। जो क्यूटिकल स्केल्स हैं वो ह्यूमन हेयर में थिन और फाइन मिलेंगे, एनिमल हेयर में थिक और कोर्स मिलते हैं, मोटे। ओके, ह्यूमन हेयर कैसे होता है? थिन और फाइन, और एनिमल हेयर क्या होता है? थिक। कोर्टेक्स की अगर बात करें तो ह्यूमन हेयर क्या होता है? थिक एंड ब्रॉड, लेकिन इसका जो कोर्टेक्स होता है वो नैरो होता है। मेडुला क्या होता है? थिन होता है और फ्रेगमेंटेड, बट एनिमल हेयर का मेडुला कैसा होता है? थिक होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। मेडुलरी इंडेक्स लेस देन 0.3 एंड एनिमल हेयर का 0.5 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कार। स्कार मीन्स जो भी दाग है आपके स्किन के ऊपर या फिर जो वोंड था, मतलब जो हीलिंग हुई है उसके बाद जो परमानेंट जो निशान बन चुका है, स्कार के निशान है। स्कार इज ए एक्वायर्ड डिफेक्ट फॉर्म्ड बाय द हीलिंग ऑफ ए वोंड, मतलब जो घाव था भर गया, उसके बाद में जो निशान रह गया वो क्या है? हमारे पास स्कार है। ओके, सो नाउ वी हैव इट इज परमानेंट एंड यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है? परमानेंट और यूजफुल पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन का। इससे हम कैसे क्या क्या पता लगा सकते हैं? नेचर ऑफ इंजरी कैसी है, या फिर पॉजिटिव वेपन, किस वेपन से हमें इंजरी हुई है, या फिर एज ऑफ इंजरी कितनी है। अब हम एज की कैसे बात करेंगे? मीन्स एज क्या होता है? बेसिकली कितने टाइम पहले उसे चोट लगी थी। अगर देखो वो स्कार 2 वीक का है तो आपको रेड दिखेगा, टेंडर्ड मतलब रेड दिखेगा, कुछ कुछ स्वेलिंग आपको वहाँ पे दिख सकती है। 2 मंथ का है तो पेल और सॉफ्ट दिखेगा। 2 to 6 मंथ का है तो कॉन्ट्रैक्टेड और पेल दिखेगा। 6 मंथ और 1 ईयर का है तो टफ और व्हाइट, और मोर देन 1 ईयर का है तो ग्लिस्टनिंग व्हाइट। ओके, पहले क्या होगा? रेड होगा, फिर पेल हो जाएगा, पेल होने के बाद में सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के बाद में सफेद हो जाता है। नेक्स्ट वे है ऑक्यूपेशनल मार्क। ऑक्यूपेशनल को मार्क को हम क्या बोलते हैं? कैलोसिटीज। जो ऑक्यूपेशन में जो आप जो काम करते हो, जैसे आप पेंटर हो तो आपके हाथों के ऊपर पेंट मिलेगा या फिर ब्रश पकड़ने के निशान मिलेंगे। बेकर हो, मैकेनिक, कोकोनट ट्री क्लाइंबर और द कलर। सो अलग अलग ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है डिक्टेलियोग्राफी, मीन्स फिंगरप्रिंट्स। डिक्टेलियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डिक्टेलियोग्राफी। फिंगरप्रिंट्स आर द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब आप कहीं पे भी कोई भी क्राइम सीन पे जाओगे तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि भाई उसने क्या क्या, जो क्रिमिनल है उसने क्या क्या चीजों को छुआ है, वहां पे उसके मार्क हैं कि नहीं है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस हैव द डिफरेंट फिंगरप्रिंट। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आइडेंटिकल ट्विंस के भी क्या होते हैं? डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिंगरप्रिंट्स अपीयर 3 to 4 month ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब देखो 7 महीने में जाके उसने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन इससे पहले उसके पास क्या आ चुके थे? फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे। 3 से 4 महीने में उसके फिंगरप्रिंट अपीयर हो जाते हैं फिटस के। दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। आप अपने फिंगरप्रिंट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, थ्रू आउट लाइफ वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। ये यूनिक अनचेंजेबल फीचर्स होते हैं आपके बॉडी के। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अब फिंगरप्रिंट्स कितने टाइप के होते हैं? आर्च। अब आर्च जो है वो सबसे कम देखने को मिलते हैं, 6 से 7% के अंदर ही। लूप 67%, कर्ल्स 25%, कंपोजिट ओनली 1 to 2%। सी सी ए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो कंपोजिट 1 से 2%। उसके बाद में आता है ए क्या होता है? 6 से 7%। ओके, CAW 25%। ऑल वीकेंड से हम इसे लर्न कर सकते हैं। सो आर्च, लूप, वर्ल और द कंपोजिट। CA से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंट्स हैं। लाइक आपने रिजेस एंडिंग देखी होगी, मीन्स एक खत्म हुआ, एक शुरू हुआ, फिर एक खत्म हो गया। बाइफर्केशन मीन्स एक ही लाइन में से आपको 2 लाइनें निकलती हुई दिखेंगी, बाइफर्केट हो गया। रिज ब्रेकिंग, रिज मीन्स जो आपकी लाइन जा रही है वो यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिखेगी। लेक फॉर्मेशन मीन्स 2 लाइन है उनके बीच में एक राउंड दिखेगा और फिर एक लाइन दिखेगी, रिज फॉर्मेशन। आइलैंड फॉर्मेशन, आइलैंड जैसा दिखेगा, मीन्स आसपास में कुछ नहीं है, सिर्फ एक डॉट प्रेजेंट है। सुपर
तो स्पूल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसे एम शेप देखने को मिलता है, और ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग एट क्राइम सीन। पेटेंट प्रिंट्स, पेटेंट्स मीन जो विजिबल नेक्ड प्रिंट होते हैं, ये क्या है, पेटेंट प्रिंट। लेटेंट प्रिंट, पेटेंट के बाद में आता है लेटेंट, पेटेंट हुआ विजिबल, लेटेंट हुआ इनविजिबल। प्लास्टिक प्रिंट्स, अब प्लास्टिक प्रिंट्स क्या होता है, जो प्लास्टिक प्रिंट ऑन द वैक्स, सोप और द क्ले पे जो प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेवलपिंग फिंगरप्रिंट। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड हम कैसे पता लगा सकते हैं, कोई भी जगह है वहाँ पे हम डस्टिंग पाउडर डाल के उसे पता लगा सकते हैं, या फिर वैक्यूम मेटल डिपोजिशन से हम पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगा सकते हैं। केमिकल मेथड, हम कुछ डाई का यूज करेंगे, लाइक निन हाइड्रिन रिएक्ट विद अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के साथ में निन हाइड्रिन रिएक्ट करेगा एंड प्रोड्यूसेस ल्यूमिन्स पर्पल कलर, और पर्पल कलर को प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि रीड कर लेता है फिंगरप्रिंट को, जैसे आपके फोन में भी तो प्रेजेंट है फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट्स इन द डेड बॉडी, डेड बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेड बॉडी है उसे प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन के अंदर, वो विजुअलाइज कर सकते हैं हम इंक को इंजेक्ट करके। फिंगर्स में भी डिप्ड इन द KOH, या फिर फिंगर को हम क्या करेंगे, KOH के अंदर डिप करके। चिलियोस्कोपी, जो हमारे लिप प्रिंट्स है उसके अंदर चिलियोस्कोपी क्या होता है, लिप प्रिंट की स्टडी होती है। लिप्स और लिप्स जो है वो यूनिक और परमानेंट प्रिंट्स होते हैं। टाइप 1 के अंदर जो हमारे पास सुजुकी क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप 1 है लॉन्ग वर्टिकल ग्रुप, टाइप 1 dash that is a short vertical groups, type 2 branch, type 3 intersected, type 4 we have the reticular, and type 5 we have the irregular grooves. Next we have the DNA fingerprinting which is invented by the Sir Alex Zephyr, आपने अच्छे से लर्न किया था 12th क्लास में, 1985, फर्स्ट यूज इन इंडिया इन तंदूर मर्डर केस। तंदूर मर्डर केस था 1995 का, उसमें फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। डीएनए के अंदर एडेनिन, थियामिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिविंग और डेड पर्सन दोनों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस का आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, पैटर्निटी टेस्ट, जो हमारे पास जो वाद विवाद के केस होते हैं, जो मतलब कि ये इसका पिता है नहीं है, वो उस केसेस में यूज कर सकते हैं, इमिग्रेशन डिस्प्यूट्स एंड जीनोलॉजिकल स्टडीज। सो अभी तक हमने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी वो सर एलेक्स ज़ेफिर के द्वारा डेवलप की गई थी। अब हम उसके आगे की स्टडी करते हैं, टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, मीन्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी को पता कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, RFLP मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके पता लगा सकते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, STR जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के एनालाइज करके। ओके, अब हमारे पास RLFP मेथड है, जो हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो मेथड है, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए को आइसोलेट कहाँ से करेंगे, ब्लड, सीमन, बोन, हेयर, बकल सेल्स और द टूथ पल्प से। फिर VNTR एनालिसिस, VNTR एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे, जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है, उसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से स्पेसिफिक साइट पे। उसके बाद में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो हमने अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं, अब हम उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अब उन्हें साइज के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं, जो जितना छोटा होता है वो उतना ज़्यादा मूव करता है। सदर्न ब्लोटिंग जो कि डीएनए के लिए यूज की जाती है, डीएनए ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू नाइलोन मेम्ब्रेन, जेल से नाइलोन मेम्ब्रेन पे डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है जहाँ पे डीएनए की रेडियो एक्टिव लेबलिंग प्रेजेंट होती है। विजुअलाइजेशन मीन्स एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी प्रोड्यूस डीएनए बैंड पैटर्न। विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सरे के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट वी हैव PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है हमारे पास। सो इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपीज, पॉलीमराइज करती है, मतलब बहुत सारी कॉपीज बना देती है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, सेगमेंट्स की। ओके, इसके अंदर हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। अब हमारे पास PCR के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमें चाहिए डीएनए का सैंपल, प्राइमर्स चाहिए, टेक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि हीट स्टेबल एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड्स, बफर, PCR ट्यूब एंड द थर्मल साइक्लर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द, ये जो था हमारे पास ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का आपके पास डायग्राम प्रेजेंट है।
उसके बाद में हमारे पास क्या आता है पीसीआर साइक्लिंग के अंदर, देखो डीएई से आपने लर्न किया होगा, जिसके अंदर सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। फिर होता है एनेलिंग, मीन्स जहाँ पे प्राइमर की बाइंडिंग होती है 55 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सटेंशन मीन्स जो डीएनए सिंथेसाइज बाय द टेक पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए का सिंथेसिस होता है 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, सो एडवांटेज क्या होते हैं, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, फास्ट भी है, ओके, हाईली सेंसिटिव होती है और स्मॉल अमाउंट को ऑफ डीएनए चाहिए, क्योंकि उसकी कॉपी बना बना के उसे बहुत सारा ये अपने आप प्रोड्यूस कर देती है। कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोब की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमारे पास RFLP में जरूरत थी। और प्रोडक्ट्स डिटेक्टेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कल सुपर इम्पोजिशन, टेक्निक टू कंपेयर पोस्टमार्टम स्कल विद द एंटीमार्टम फोटोग्राफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन। स्कल सुपर इम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि अननोन स्कल को किसी पर्सन के एंटीमोर्टम फोटोग्राफ, मीन्स उसके मरने से पहले की जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर कंपेयर करके आइडेंटिफाई करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं इसके अंदर, मेनली यूज्ड मेनली व्हेन ओनली स्कल इज अवेलेबल, जब सिर्फ स्कल प्रेजेंट होता है तभी इसका यूज किया जाता है। स्कल्स को सेम डायरेक्शन में हम अलाइन करते हैं और फोटोग्राफ अनलार्ज टू द सेम साइज, फोटोग्राफ को सेम साइज का हम बनाते हैं। कंपेयर क्या करते हैं उसका, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, चिन, मैंडिबल एंगल्स और द जाइगोमेटिक प्रोसेसेस। पॉजिटिव मैच डज नॉट प्रूव आइडेंटिटी, अब पॉजिटिव मैच भी हो गया ना तो उसकी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर सकता है। मेनली यूज फॉर एक्सक्लूजन रेदर देन फाइनल कंफर्मेशन, ये सिर्फ एक पता लगाने का तरीका है, फाइनल कंफर्मेशन से नहीं होता है। सो टाइप क्या होते हैं, स्कल सुपर इम्पोजिशन एंड द वीडियो सुपर इम्पोजिशन। सो ये था हमारा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।